हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसएससी जीडी, एमटीएस इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप जाकर वहां से फॉलो कर सकते हैं लिंक के थ्रू। ठीक है दोस्त, और आपको बता दो ये पार्ट नंबर हमारा 34 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 33 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर वीडियो को बैक कीजिए, फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आई बटन मिलेगा, वहां पर लिंक करके भी सारे वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्त, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। एक 19 भुज में विकर्ण की संख्या बताना है। क्या बताना है भाई? एक 19 भुज में विकर्ण की संख्या बताना है, यानी उसमें भुजा कितना है 19, उसमें विकर्ण की संख्या कितना होगा यही बताना है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई। जैसे हम सभी कोई जानते हैं पंचभुज होता है, हम सभी कोई जानते हैं पंचभुज होता है, उसी प्रकार मेरे दोस्त षटभुज होता है। समझ रहे हैं? षटभुज होता है, पंचभुज सप्त यानी सतभुज, अष्टभुज, नौवा भुज, दसवां भुज, ऐसे करते 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 उसमें भुजा की संख्या कितना है 19 है। ये पंचभुज है तो इसमें भुजा की संख्या कितना है 5, ये षटभुज है तो इसमें भुजा की संख्या कितना है 6। ऐसे करके मेरे दोस्त 19 भुज यानी उसमें भुजा की संख्या कितना है 19, तो उसमें डायगोनल की फॉर्मूला, डायगोनल की हमें बताना है कि कितना होगा। मेरे दोस्त देखो, डायगोनल से निकालने का फॉर्मूला होता है या फिर विकर्ण निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट सीखेंगे आप। विकर्ण निकालने का कोई भी बहुभुज हो, दुनिया का कोई भी बहुभुज, अगर उसमें विकर्ण की संख्या निकालना है यानी कि डायगोनल निकालना है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो क्या होगा n इंटू n-3/2 कर देना, बात खत्म। मेरे दोस्त क्या करना नहीं सीखे, हमने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण की संख्या निकालना होगा। डी से हम डायगोनल्स यहाँ पर लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है डायगोनल्स बराबर n इंटू n-3/2 कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। n बराबर क्या है? n बराबर भुजा की संख्या है भाई, ध्यान देना, n बराबर भुजा की संख्या। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त, n के जगह पे कितना लेना है 19, 19 भुजा है तो 19 लेंगे, यहाँ पर आएगा 19 गुना, यहाँ n के जगह पर 19 रखेंगे तो 19 - 3 कितना बनेगा भाई? 16 बनेगा। अब बट्टा में 2 है। अब देखो दोस्त, इस 2 से इस 16 कटेगा 8 बार में, हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा क्या क्या, ध्यान से सुनेंगे, क्या क्या बचा? 19 गुना 8 बचा। 19 गुना 8 करेंगे कितना बनेगा भाई? 19 गुना 8 152। समझ रहे हैं? 152 19 भुज में विकर्ण की जो संख्या होगी 152 होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आज के पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, अगर गलती से भी बहुभुज में आपसे विकर्ण की संख्या निकालने के बोल देना तो आप इस फार्मूला को डायरेक्ट लगाकर आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जितना भुजा है ना बस n के जगह पे उतना रख देना, डायगोनल्स के फॉर्मूला लगा के, बात खत्म। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है भाई? ध्यान से सुनेंगे। देख रहे हैं स्टेज 2 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहे हैं 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपया था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे दोस्त, दुनिया के कोई भी वस्तु ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस में हमेशा उसका क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, यानी CP बराबर 100% होता है। अगर हम किसी वस्तु को हानि पर बेचते हैं तो जितना हानि पर बेचेंगे 100 में से उतना घटेगा, जितना प्रॉफिट पे बेचेंगे 100 में उतना प्लस होगा। जैसे 4% हानि का मतलब उस वस्तु को बेचा कितना गया है? 96% में बेचा गया, -4%। अच्छा, 12% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ भाई? उसको 112 रुपये में बेचा गया। यही ना इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। जी हाँ, तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे कराते हैं, ये हमारा कंसेप्ट था, ध्यान से देखेंगे। कोई भी चीज होता है अपने आप में 100%, कोई दुख कोई तकलीफ, कोई दुख तकलीफ नहीं। अब देखो मेरे दोस्त, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचने का मतलब 112% पर बेचा गया,
बातें को समझ रहे कि नहीं। 12% लाभ का मतलब उस वस्तु को 112% में बेचा गया है। ये बात समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया। 112 रुपया 112% में बेचा गया है और 4% हानि, 112% बेचा गया है और 4% हानि का मतलब उस वस्तु को कितना बेचा गया है, 96% पे बेचा गया है। इन दोनों का अंतर प्रतिशत में कितना है भाई, इन दोनों का अंतर प्रतिशत में कितना है, जबकि एक्चुअल में अंतर दिया है 28 रुपया। बात समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुआ कि नहीं। क्वेश्चन क्या करें, किसी 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर जो है मेरे दोस्त कितना है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 28 रुपया। यानी कुल मिला के बात ये रहा मेरे दोस्त, किसी वस्तु को 12% लाभ पर और 4% हानि पर बेचने पर रुपया में अंतर है 28 रुपया। तो 12% घटाओ 96%, यहाँ पे अंतर कितना है भाई, अंतर बताइए कितना है, 12% और 96 यानी कि 100 कितना अंतर है भाई, यहाँ पर अंतर कितना है, ध्यान से आप लोग बताइए, यहाँ पर अंतर कितना है, समझ रहे हैं कितना अंतर दिया है, यहाँ 112 यहाँ 96, इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 112 में से हम 96 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना 11, समझ रहे हैं, 11 में से 2 जाएगा, नहीं 11 तो एक कैरी दे चुका है, 10 में से 9 जाएगा 1, यानी अंतर बचा प्रतिशत में 16, जबकि एक्चुअल में कितना है 28 रुपया। ये बताइए यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 16% का वैल्यू दिया है 28 रुपया, हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो हम क्या करेंगे भाई, ये 28 को 16 से भाग करेंगे, 16 का वैल्यू है 16 से भाग करेंगे, हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हमेशा होता है क्रय मूल्य कितना भाई 100%, हमें 100% का वैल्यू निकाल देना है। 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से हम गुना करेंगे। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत, 100% से गुना कर देंगे, 100% का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो दोस्त, हम 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, 4 से 28 कटेगा 7 बार में, 7 गुना 125 कितना होगा, 7 गुना 125 भाई कितना हो जाएगा 125, गुना 7 करें कितना होगा, 7 पचे 35 के 5 हासिल कितना 3, 12 से 84 सॉरी 7 पचे 35 के 5 हासिल कितना 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल कितना, 17 के 7 हासिल कितना, 1 7 और 1 8, 800 गड़बड़ हो गया क्या, नहीं मेरे दोस्त गलत हो गया, केवल 25 से न गुना करना है, 7 गुना 25 न बचा है, 7 गुना 25 से ही गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 हासिल कितना 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 रुपया इसका हो जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर हमारा ए। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। कैसे करना है भाई, देखो किसी वस्तु को 12% लाभ पर और अगर 4% हानि पे बेचा जा रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 28 रुपया आ रहा है, यानी एक्चुअल में अंतर कितना है 16%, जबकि रुपया में कितना है 28 रुपया, तो 16% का वैल्यू 28 रुपया है, तो 100% का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। 28 को 16 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो मेरे दोस्त क्रय मूल्य आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन को पूछा गया। मेरे दोस्त 9 से विभाजित होने का जो तरीका है ना, वो जानते हैं क्या है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। सभी संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाता है, इसका मतलब वह संख्या 9 से कटेगा, यानी जितना भी यहाँ पर अंक दिया है ना, सभी को जोड़ कर देखो, अगर अंक जोड़ने पर 9 से कटेगा तो यह पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। जैसे ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में क्या है भाई 5 है, 5 है, हम सभी को प्लस करते हैं, 5 6 7 6 5 है ना, इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करना है, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 6 और 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 कितना हो जाएगा 29। क्या 29 9 से कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, जितना भी यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। यही तरीका है मेरे दोस्त। क्या तरीका है, अगर 29 9 से कट जाता है तो यह संख्या भी 9 से कट जाता है, लेकिन 29 नहीं कटता है तो यह संख्या भी नहीं कटता है। लेकिन हमें चाहिए कौन सा विभाज्य है। ऑप्शन अगर हम बी को लेते हैं तो ऑप्शन बी में क्या है 4 7 8 और 6, उसके बाद में क्या है 2 है। इन सभी को जोड़ कर देखते हैं, 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है,
प्लस 2 है। यहाँ सभी को ऐड करेंगे 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। ये बताइए 27 9 से कटता है? जी हाँ, 27 9 से कटता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आप दूसरा ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जो 9 से विभाज्य होगा। ऑप्शन ए चेक कर लिए हैं, ऑप्शन बी तो आपका आंसर ही है। आप ऑप्शन सी को भी चेक करके सीख सकते हैं। हम अभी सिखा रहे हैं भाई, इसीलिए हम लोग बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सभी को ऐड करेंगे 5 + 4। ऑप्शन सी को हम ऐड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन सी को हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। क्या 15 9 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन डी को लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, 8 + 7 + 6 + 8 7 6 + 5 + 4, इन सभी को जोड़ेंगे कितना बनेगा 8 और 7 15, 6 21, 5 26, 4 30। क्या 30 9 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी 9 से नहीं कटेगा। कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर था। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर मेरे दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है ना, तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करें और मेरे दोस्त अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर हमें पढ़ाने में कोई दुख तकलीफ हो रही है ना आपसे, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया आप इस तरह समझाइए, उस तरह समझाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। देखो, जब भी इस प्रकार √196 प्लस √107 प्लस √214, इनका मान क्या होगा? मेरे दोस्त जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन है ना, तो आपको पीछे से सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ देखेंगे 196 है, 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है। 196 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 14 होता है। तो ये 14 प्लस हो जाएगा 107 में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इनके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। तो अब देखो 107 में 14 ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा भाई? 121 बन जाएगा। अच्छा, 121 का वर्गमूल निकल के आएगा तो कितना बनेगा भाई? 121 का वर्गमूल निकल के आएगा तो 11 बनेगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 11 आ गया। अब देखो यहाँ कितना है? 214। 214 में 11 जुट जाएगा, 214 में 11 जुट के रूट चढ़ेगा, कितना हो जाएगा? तो 5 2 2, 225 हो जाएगा रूट के भीतर। और 225 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 5 होता है। तो इसको 15 होता है। 225 का वर्गमूल 15 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं एक बार और समझिए। बचपन में हम भी नहीं समझे थे दोस्त। देखो 196 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? 14 होगा। ये 14 107 में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? यानी यहाँ तक से यहाँ से लेकर ये सभी का वैल्यू हो जाएगा 121। 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11। 214 में 11 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 225। और 225 का अंडर रूट हम लेंगे तो 15 नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल 15 मिलेगा। ऑप्शन बी सही। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिए। क्या है? 3.17 प्लस 9.12 का होल स्क्वायर प्लस 3.17 माइनस 9.12 का होल स्क्वायर बट्टा में है 3.17 गुना 3.17 प्लस 9.12 गुना 9.12 का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकेंड का। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखेंगे यानी एक ही जगह पे देखो 3.17 यहाँ भी है, 3.17 यहाँ भी है, 9.12 यहाँ भी है, 9.12 यहाँ भी है, 3.17 यहाँ भी है, 9.12 यहाँ भी है। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त, अगर हम ए का वैल्यू मान लेते हैं, ए का वैल्यू मान लेते हैं 3.17 और अगर हम बी का वैल्यू मान लेते हैं 9.12, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम 3.17 को ए मान ले और 9.12 को बी मान ले तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ प्लस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जी हाँ। अब देखो दोस्त बाटा में क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। बाटा में क्या दिया है? 3.17, 2 बार लिखा है तो हम इनको स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ए हमने माना है 3.17 को, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम
बी के जगह पे हमने माना है 9.12, तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर मान सकते हो। अब देखो दोस्त, यहाँ नीचे में ज्यों कहते हैं ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो, जब ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब तो पूरा खोल दोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको बचेगा 2 बार ए स्क्वायर और 2 बार बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा। आप इनको सॉल्व करके देख लेना, इनको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमारे पास कितना बचेगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा सही। नहीं समझे मेरे दोस्त, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर हमने आपको समझाना क्या चाहा था, अगर ए मान लेते हैं इनको, अब बी मान लेते हैं इनको, तो हम इस रूप में लिख सकता हूँ। जब इस रूप में हम लिख सकता हूँ तो इन दोनों को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैट जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा। इसको खोलकर बता दे कि इतना बचेगा कि नहीं, चलो बता देते हैं दोस्त। हमने आपको क्या बोला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का होल का जब तुम खोलोगे तो कितना बचेगा, हमने आपको बताया था कितना बचेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। हमने यही बताया था, आपको प्रूफ करके बता देना। इनको जब खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा। बातें को समझ रहे, बीच में प्लस है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होगा इनका। अब देखो दोस्त, 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, एक ए स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर 2 बार है, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो दोस्त, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, यही हमने ऊपर लिखा था। और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये आपस में कैंसिल होकर 2 आया कि नहीं। ये बताइए, क्वेश्चन इसको जब तुमने खोल कर देखा तो इतना आपको मिल गया। इससे प्रूफ हो गया कि जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिले मेरे दोस्त, क्या प्रूफ किया, अगर कहीं लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, अगर कहीं लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बाटा में अगर कहीं मिल जाए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए, तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर 2 टिक कर देना। कैसे आया है आपने सीख चुका है, इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर देना, समझ गए। जब भी इस वैरायटी में आपको कहीं भी डाटा मिल जाए ना मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 टिक करना। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए दोस्त, बिल्कुल बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे अनुपात 1.8 का प्रतिशत रूप क्या है। आपके सामने अरबी जी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, प्रतिशत रूप बताना है, तो प्रतिशत रूप बताने के लिए क्या करेंगे, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो 1/8 हम लिख सकता हूँ। प्रतिशत में बदलना है तो हम 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्त, इनको 4 से हम काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, कितना बचा, 25/2% बचा। 25/2% को जब हम सॉल्व करेंगे, 25 को 2 से भाग करेंगे, कितना बनेगा, 12.5%। ये बताइए कौन सा ऑप्शन में दिया है, 12.5% ऑप्शन बी में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में कहियो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सोते सोते भी कर सकते हैं। अगर आप सोए हैं ना तब भी कर सकते, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनिए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बीसी पर 2 बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर है डीई बराबर है एसी, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। एनटीपीसी 2021 क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको बनाना है एक ट्रायंगल क्या, एबीसीडी, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले रुक जाओ, इनको टैग को मिटा देते हैं। यहाँ पर टैग को हमने मिटा देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना है, केवल समझना है। यहाँ पर एक सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। एबीसी त्रिभुज में यहाँ पर जो है बीसी पर 2 बिंदु डी और ई इस प्रकार है। देखो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले बनाएंगे ए बी सी, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज है। यहाँ पर बोला है बी सी पर 2 बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी बराबर डी ई, यानी इनके स्थान पर एक आएगा बिंदु डी,
एक आएगा डी और एक आएगा ई। ये दो बिंदु इस प्रकार है कि बी डी बराबर है, देखो बी डी बराबर है डी ई बराबर है ई सी के। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बी डी बराबर है, देखो ध्यान से, बी डी बराबर है डी ई बराबर है ई सी के। सभी क्वेश्चन बोला है, यानी यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर दो बिंदु डी और ई, BC पर D और E इस प्रकार है कि ये जो वैल्यू है E बराबर है इसके, ये तीनों आपस में, E जो यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा, ये तीनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन ने बोला है, तो बोल रहा है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज ADC कहाँ पे दिया है भाई? ADC, यानी यहाँ से इनको मिलाना है, ADC का क्षेत्रफल बताना है। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, ADC का क्षेत्रफल बताना है। ADC का क्षेत्रफल कितना होगा, यही बात को बताना है। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इनको हम एक्स्ट्रा मिला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये त्रिभुज का टोटल एरिया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि जो इसका बेस है ना, आधार है ना, जितना ई है BD उतना ही ए है DE, उतना ही ई है EC, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब जब बेस बराबर है तो इसका एरिया आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो भी त्रिभुज है उनका जब 3 पार्ट में डिवाइड किए तो इनका एरिया 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया ये त्रिभुज का कितना है? 39 सेंटीमीटर है। जबकि ये इसका मान लेते हैं अगर 1 यूनिट है, इनका भी 1 यूनिट है, इनका भी 1 यूनिट है, तो टोटल यूनिट में कितना है? 3 यूनिट है। जबकि एक्चुअल में कितना है? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बातें को समझ रहे? सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 39 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 या 39, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक जो खंड है उनका एरिया है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका भी 13 सेंटीमीटर, इनका भी 13 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है भाई? ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ADC का क्षेत्रफल बताना है। ADC इनका भी 13 है और इनका भी 13 है। समझ रहे? ADC यानी दो खंड को मिलाकर एरिया बताना है। तो 13 दूनी 26, यानी इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मेरे दोस्त हमने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें संतुष्टि मिल सके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, कमेंट करके बिल्कुल बताना अपने भैया से। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है? एक वृत्त की परिधि जो है 18 पाई है। हम सभी कोई जानते हैं वृत्त की जो परिधि होता है, यानी पेरीमीटर जो होता है, यानी वृत्त की जो परिधि यानी पेरीमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस यानी परिधि लिख देते हैं। वृत्त की जो परिधि होती है मेरे दोस्त वो होता है हमारा कितना? 2 पाई आर। अब वृत्त की परिधि क्वेश्चन में दिया कितना है? 18 पाई दिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। हम सभी कोई जानते हैं वृत्त की जो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कितना दिया है? 18 पाई। अब यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। जी हाँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 18 जाएगा 9 बार में। तो यहाँ से मेरे दोस्त आर का वैल्यू कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं? ये बताइए आया कि नहीं? यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। हम सभी कोई जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। पाई के जगह पे हमें पाई ही लेना है क्योंकि ऑप्शन पाई के रूप में दिया है। ठीक है, पाई आर कितना है? 9 है, तो 9 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बातें को समझ रहे कि नहीं? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोस्त आर का स्क्वायर हमने कर दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और पाई 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, समझे हैं कि नहीं?
हमने आपको यहाँ पर क्या समझाना आपको चाहा, ये बताइए मेरे। तो हमने क्या बताया, हम सभी कोई जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है 18 पाई। हम सभी कोई जानते हैं वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है, जो बराबर है 18 पाई का। और 2 पाई आर को जब हम पाई से पाई काटेंगे, 2 से 18 काटेंगे 9 बार, तो आर का वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया, तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये सभी कोई जानता है। तो पाई गुना आर के जगह पे कितना लेना है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने बोलिएगा भैया पाई का मान तो 22/7 होता है, आपने क्यों नहीं लिया? मेरे दोस्त थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओ, एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जब यहाँ पे ऑप्शन सब पाई के रूप में है तो हम पाई के मान क्यों रखेंगे, क्यों रखेंगे भाई? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, यदि 4 cot थीटा बराबर 5 है तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं एक फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, sin थीटा अपान cos थीटा। ये सभी बच्चे जानते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक और ही बात जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है भाई, tan का उल्टा है cot, ये सभी कोई जानता है। अच्छा tan का उल्टा cot होता है। अब देखो दोस्त, आपको अगर कहीं मिल जाए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो इसका cot का उल्टा क्या होता है, sin tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हम लिख सकते हैं दोस्त cos थीटा अपान साइन थीटा। बिल्कुल सही कहा आपने, जब ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा। यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है दोस्त, यहां से देखो 4 cot थीटा बराबर 5 है, तो यहां से cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5, ज्यों का त्यों रहेगा, जो 4 इधर गुना में है बराबर के इस साइड में जाएगा तो भागा करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा हम सभी कोई बेहतरीन तरीका से सीख चुके हैं कि cot थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा अपान साइन थीटा। cos थीटा अपान कितना होता है भाई साइन थीटा, cos थीटा अपान साइन थीटा, जो बराबर कितना दिया है भाई 5 और बटा में 4। इस हिसाब से मेरे दोस्त cos के जगह पे तुम डायरेक्ट रख दो 5 और साइन के जगह पे डायरेक्ट रख दो 4, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos के जगह पे डायरेक्ट रख दो 5, साइन के जगह पे डायरेक्ट रख दो 4। क्वेश्चन में 5 साइन थीटा 5 गुना साइन थीटा के जगह पे कितना लेना है हमें 4, 4 हो जाएगा, बीच में प्लस 3 cos थीटा के जगह पे कितना लेना है 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नीचे में कितना है 5 गुना साइन थीटा के जगह पे 4 लेना है माइनस 3 cos थीटा के जगह पे 5 लेना। इन्हीं को अब सॉल्व कर लेंगे। कितना होगा भाई 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 20 में 15 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 35 बनेगा, बटा यहाँ 5 चौका 20 5 तिया 15, 20 में से 15 घटे कितना बचेगा 5 बचेगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 7। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। समझे हैं कि नहीं? यानी 5 चौका 20 में 20 आई 15, 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 35 बनेगा, और 5 चौका 20 में से 15 को हटाएंगे तो 5 बनेगा। 35 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला मेरे तो 7 मिला। ये बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल आ गया। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या करेगा, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण का अनुपात 4 3 5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त 2022 के। सबसे पहले त्रिभुज के जो कोण है ना उनको रेशियो में दिया है 4 3 5 के अनुपात में। हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अगर अनुपात में ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 कितना 12, जबकि 12 का वैल्यू कितना 180 डिग्री होगा। क्योंकि हम सभी को जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12, इधर से जाएगा 6, 12 25 7, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। हमें बताना है इन सभी कोण का मान, यानी 4 3 5 के रेशियो में बताना है। तो 1 का वैल्यू कितना है 15 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा
1575, तो 7, 45, 75 डिग्री ऑप्शन बी। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मैं बता दूं, बहुत सारे दोस्त का कमेंट करना होता है कि भैया रीजनिंग का भी वीडियो बनाइए, तो मेरे दोस्त इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। एसएससी और रेलवे के नाम से एक हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वहां पर 122 टोटल वीडियो उसमें है। आप जाकर वहां से सारे वीडियो को वॉच कीजिए, उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।